So, why should we study Greek philosophy? I mean, it must be coming to you all's mind that we have gone a long way in the field of philosophy since you all are in the third year now. So, we started with an introduction to philosophy, then history of Western philosophy, then Indian philosophy, then you have covered a paper of ethics, and then you have covered a paper of logic. And now we are going back again to Greek and medieval philosophy. What's the reason for that? I mean, आप में से कोई मुझसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि हम दोबारा यूनानी और मध्यकालीन दर्शन पर वापस क्यों जाएं? शायद इस बात के लिए मेरा एक प्राथमिक प्राइमा फेसी रिस्पॉन्स ये होगा, because in order to understand any discipline properly, the very first thing we should do is go back to the basics. यानी अगर किसी भी विधा में आपको प्रवीणता हासिल करनी है तो आपको मूलभूत तथ्यों को बार बार लगातार पढ़ना पड़ेगा। और जैसा कि हमने हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी बीए फर्स्ट ईयर में कई बार लिखा भी था, समझा भी था, शायद आप लोगों ने अपनी नोटबुक में इसे नोट डाउन भी किया था। हम लोग एक कोटेशन का बार बार इस्तेमाल करते थे जो कि A.N. Whitehead हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी में इस्तेमाल करते हैं। He said, quote unquote, the entire history of the Western philosophy is nothing but simply the footnotes of what Plato has said. अर्थात पाश्चात्य दर्शन का समस्त इतिहास प्लेटो के द्वारा दिए गए कथन पर प्रस्तुत की गई टिप्पणियों से अधिक और कुछ भी नहीं है। तो इससे सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल के महत्व का हमें पता चलता है। हम लोग जब आधुनिक पाश्चात्य दर्शन या फिर समकालीन दर्शन की बात करते हैं तो भी हम पाते हैं कि जिन प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास ये आधुनिक दार्शनिक कर रहे हैं, इन प्रश्नों पर पहला विचार बहुत पहले यूनानी दार्शनिक प्रस्तुत कर चुके हैं। And there are some fundamental questions of philosophy which come again and again to the students and the scholars of philosophy. Now, what are the questions? These are the questions which are presented to each and everybody in life. शायद हम उस पर विचार करें या ना करें, लेकिन ये प्रश्न सदैव हमारे सामने आते रहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप पीपीटी से रिफर करें, who are we? अर्थात हम क्या हैं? यदि हमें स्वयं को परिभाषित करना हो तो भला हम किस तरह से कर सकते हैं? और अगर आप याद करें, यही दर्शन का मूलभूत प्रश्न भी है जब हम पूछते हैं what is the ultimate substance out of which the entire variations and multiplicity of this world has been created. वो मूलभूत तत्व, पदार्थ या सत्य क्या है जिसके द्वारा हम इस संपूर्ण जगत की विविधताओं का विश्लेषण कर सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। और फिर एरिस्टोटल जैसे दार्शनिक हमसे ये भी प्रश्न पूछते हैं, हाउ कैन वी बी हैप्पी? हम किस तरह से खुश रह सकते हैं? अगर आपको याद होगा, हम लोग ने फर्स्ट ईयर में डिस्कशन किया था, जब ये प्रश्न सोक्रेटिस से पूछा गया, व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ फिलॉसफी, तो सोक्रेटिस का जवाब लव फॉर नॉलेज नहीं था। उनका आंसर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी नहीं था। शायद सोक्रेटिस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वी शुड स्टडी फिलॉसफी फॉर द सेक ऑफ एटरेक्सिया। एटरेक्सिया जिसका अर्थ होता है अ गुड लाइफ। कभी कभी हम इसको अ हैप्पी लाइफ की तरह भी ले सकते हैं। तो हमें स्वयं को, जीवन को, ब्रह्मांड को क्यों समझना चाहिए? ताकि हम एक सुखद जीवन का निर्वाह कर सकें। बाकी सब चीजें इसके कारक तत्वों के रूप में हमारे सामने आती हैं। So the Greek philosophers approached the big question of life sometimes in a genuine scientific way. कभी कभी ये वैज्ञानिक की तरह बात करते हैं, sometimes in mystic way, कभी कभी ये रहस्यात्मक भाषा में बात करते हैं, but always in an imaginative fashion. अर्थात उस काल में कल्पनाओं का प्रयोग महत्वपूर्ण हुआ करता था। For the sake of example,
Pythagoras, considered a charlatan for claiming the doctrine of reincarnation, a half-naked Socrates haranguing people in the street with provocative and unanswerable questions. तो हमने सोक्रेटिस को देखा जो आधे अधूरे कपड़े पहनते हुए वहां के मार्केट्स, जिसको हम अगोरा कहा करते थे, उसमें घूमते हैं, लोगों से प्रश्न पूछ के उनको प्रवोक करते हैं, उनको असमंजस दुविधा में डालते हैं और उन्हें और अधिक सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। एरिस्टोटल ट्यूटरिंग ग्रेट जर्नल्स, हमको पता है अरस्तु अलेक्जेंडर के भी टीचर रहे, तो बड़े और महान और शक्तिशाली और सामर्थ्यवान लोगों को पढ़ाने का दायित्व दार्शनिकों पर आता है। These are examples of how Greek thinkers dare to question traditional conventions and to challenge the prejudices of their age. तो हमको पता है हर समाज हर काल का अपना कुछ पूर्वाग्रह, कुछ भ्रम, कुछ त्रुटियां रही हैं, और इन दार्शनिकों का स्वभाव ही ये था कि ये इन पॉइंट्स पर डिस्कशन कर सके, चर्चा कर सकें और किसी उत्तर को खोजने का प्रयास कर सकें। So, Greek philosophy as an independent cultural genre began somewhere around 6th century BC, and its insights still persist to our times. शायद इसीलिए बर्ट्रैंड रसल भी बोलते हैं, Athens is the magnifying glass through which we look at the history of Western philosophy. अर्थात आप पाश्चात्य दर्शन को भली भांति तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप एथेंस के इतिहास अर्थात यूनानी दर्शन के इतिहास को एक मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर इस्तेमाल न करें। तो हम अगर यूनानी दर्शन को भली भांति समझ पाएं तो कम से कम एक सैंपल के तौर पर हम पाश्चात्य दर्शन के इतिहास में प्रवेश कर चुके होते हैं। अब अगर इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए हम यूनानी दर्शन को पढ़ना चाहें तो हमें किन पुस्तकों का प्रयोग करना चाहिए? आई होप यू ऑल हैव अ पेपर एंड अ पेन विद यू। अगर आपके पास है तो प्लीज नोट डाउन करें। द वेरी फर्स्ट बुक विच आई वुड लाइक टू सजेस्ट टू यू पीपल इज अ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ ग्रीक फिलोसफी बाय W.T. Stace, spelled as S-T-A-C-E. A Critical History of Greek Philosophy by W.T. Stace. ये बहुत छोटी सी बुक है, बिल्कुल बेसिक टेक्स्ट है, लेकिन हर फिलॉसफी के स्टूडेंट के लिए, खासतौर पे पाश्चात्य दर्शन के छात्र के लिए अनिवार्य मानी जाती है। अगर आपको याद हो, अपने पिछले वर्ष में जिस तरह से आपने नीति शास्त्र को पढ़ते समय J.N. सिन्हा, V.P. वर्मा या विलियम लिली को अपनी टेक्स्ट अपने बाइबल के तौर पे स्वीकार किया, जिस तरह से लॉजिक के पेपर को पढ़ते समय आपने कोपी एंड कोहेन को अपनी बेसिक बुक के रूप में स्वीकार किया, उसी तरह से अगर आप ग्रीक फिलॉसफी पढ़ते हैं तो आपको W.T. स्टेस की इस पुस्तक को अपनी बेसिक टेक्स्ट के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। ये किताब इजीली अवेलेबल है मार्केट में, हमारी डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी में भी है, ICPR में भी है, अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे भी है। अगर ये किताब फिर भी आपको नहीं मिलती तो यू कैन टेक अ कॉपी फ्रॉम मी एंड गेट इट ज़ेरॉक्स फॉर योर ओन सेक, क्योंकि इस पुस्तक में दिए गए अधिकांश प्रश्न और परिचर्चाएं आपसे अनेकानेक सिविल के, कंपटीशन के, नेट के, UGC के, फेलोशिप के, MA एंट्रेंस के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ये एक छोटी सी किताब है, लेकिन इसका पूरा अध्ययन करना हमारे लिए अनिवार्य है। हम प्रयास करेंगे कि इन दोनों सेमेस्टर्स में हम इस पूरी किताब को बैक टू बैक फ्रॉम द फर्स्ट पेज टू द लास्ट पेज पढ़ने का प्रयास करेंगे। नाउ द सेकेंड बुक विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस, लेकिन ये हमारी टेक्स्ट बुक नहीं है क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसका इस्तेमाल सिर्फ रेफरेंस बुक के तौर पर करेंगे। इसका नाम है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी वॉल्यूम 1 बाय फ्रेडरिक कॉपलस्टोन। कॉपलस्टोन COPLESTONE, F कॉपलस्टोन के नाम से हम इस किताब को जानते हैं। ये किताब चूंकि कॉम्प्लिकेटेड है
तो मेरा आप लोग को परामर्श है कि हम पहले WT स्टेस को पढ़ेंगे, और अगर उसके बाद आपकी रुचि बने तो आप कॉपल स्टोन को भी रिफर कर सकते हो। देन आई एम सॉरी टू से कि हिंदी में कोई भी स्टैंडर्ड बुक हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन इससे आपको समस्या नहीं होगी, क्योंकि कुछ किताबें हैं जिनकी सहायता आप ले सकते हैं, जैसे NV बैनर्जी, जैसे हरिशंकर उपाध्याय सर की पाश्चात्य दर्शन का इतिहास, और इसके सिवा बीच बीच में मैं आपको हिंदी में नोट्स भी PDF फॉर्म में अवेलेबल कराता रहूंगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण वेबसाइट है जिसमें आपको बार बार कंटेंट को चेक करना है, डाउनलोड करना है, और उस वेबसाइट का लिंक है www.stanford.edu। मैं इसको स्पेल कर देता हूं आपके लिए, www.stanford stanford.edu। अगर ये किताबें आपके पास हैं, इनफैक्ट मैंने आपको केवल एक किताब खरीदने के लिए प्रिस्क्राइब किया है राइट नाउ, तो हम लोग इस क्लास को बहुत आसानी से डिस्कस कर पाएंगे। मेरी आप सभी लोगों से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम हम लोग जब भी मिलेंगे, आप प्रयास कीजिए कि इस किताब का पहला चैप्टर आपके पास हो। ये किताब इजीली PDF फॉर्मेट में डाउनलोड भी की जा सकती है। अगर आपको फिर भी ना मिले तो BA सेमेस्टर 5 के ग्रुप में मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी पोस्ट करने वाला हूं, आप वहां से इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारा मटेरियल हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप में से किसी के पास ये एक्सक्यूज ना रहे कि किताब की कमी की वजह से या कंटेंट की कमी की वजह से हमें समझने में समस्या होती है। एक छोटी सी समस्या आपको अवश्य आएगी, क्योंकि हमारे सारे ग्रीक एंड मेडिवल फिलॉसफी के मेजर टेक्स्ट इंग्लिश में अवेलेबल हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जब भी आपको हिंदी माध्यम में कोई भी समस्या आएगी तो आप डायरेक्टली हम लोग से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ये हम लोग की जिम्मेदारी है कि वो मटेरियल हिंदी में आप लोग को अवेलेबल कराएं। नाउ विद दिस बेसिक इंफॉर्मेशन लेट्स मूव फर्दर। तो आमतौर पे हम लोग यूनानी दर्शन को 3 अलग अलग खांचों में कैटेगरी में बांटते हैं। इसकी एक संक्षिप्त परिचर्चा हम लोग ने अपने BA फर्स्ट ईयर में की थी, और हमने इसको व्हाइट बोर्ड पे डायग्राम लगा के आपके सामने प्रस्तुत किया था। अगर आपको याद हो, हमने देखा था कि पाश्चात्य दर्शन के इतिहास को हमने 3 अलग अलग खांचों में बांटा, और हमने इसको एंशिएंट फिलॉसफी, मेडिवल फिलॉसफी और मॉडर्न फिलॉसफी के रूप में पहचाना था, क्योंकि पाश्चात्य दर्शन का इतिहास हमेशा एक रेखीय यूनिलिनियर फॉर्म में पढ़ता है, जबकि भारतीय दर्शन में दार्शनिक संप्रदायों की कई समानांतर शाखाएं चलती रहती हैं। So while in Indian philosophy we find parallel streams of philosophy, in Western history we find a unilinear history of philosophy. चूंकि ये एक रेखीय है, इसलिए बड़े सुविधापूर्ण रूप से हमने इसे 3 खांचों या युगों में बांट लिया, द एंशिएंट पीरियड, द मेडिवल पीरियड एंड द मॉडर्न पीरियड। अब हमारा फोकस केवल और केवल एंशिएंट पीरियड पे होगा, क्योंकि इस पूरे पाश्चात्य दर्शन का खाका आपके समक्ष पिछले 2 सालों में उम्मीद करता हूं कि स्पष्ट हो चुका है। अब हम इस एंशिएंट वेस्टर्न फिलॉसफी के एक खास कैटेगरी के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करने वाले हैं, एंड दिस विल बी द फोकस ऑफ आवर फिलोसॉफिकल डिस्कशन। अब इस पर्टिकुलर पीरियड को, जिसको हमने एंशिएंट वेस्टर्न फिलॉसफी कहा, कभी कभी हम इसको ग्रीक और मेडिवल फिलॉसफी भी कह करके बुलाते हैं। प्रारंभ में हम इसको हेलेनिक फिलॉसफी और बाद में हेलेनिस्टिक फिलॉसफी कह करके बुलाते हैं। ये सारे सिनोनिम हैं, अर्थात पर्यायवाची हैं, और एक ही युग की तरफ इशारा कर रहे हैं, और ये है प्राचीन पाश्चात्य दर्शन। अपनी सुविधा के लिए हमने इस प्राचीन पाश्चात्य दर्शन को भी 3 अलग अलग सब कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, उपखंड बनाए हुए हैं, और अपने सुविधा के अनुसार
कभी कभी हम इसको प्री सॉक्रेटिक, सॉक्रेटिक और पोस्ट सॉक्रेटिक कह करके बुलाते हैं। अर्थात सुकरात को हम मील का पत्थर या माइलस्टोन मानते हुए सुकरात के पहले के दर्शन को एक अलग खंड मानते हैं। सुकरात, प्लेटो और एरिस्टोटल को एक अलग विशिष्ट खंड मानते हैं। कभी कभी हम इसको गोल्डन एज ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी या क्लासिकल फिलॉसफी कहकर भी बुलाते हैं। और अरस्तु के बाद का दर्शन, जिसका स्वभाव पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका था, हम इसे पोस्ट सॉक्रेटिक फिलॉसफी कहकर भी बुलाते हैं। हालांकि ये बात नोट करने लायक है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि कुछ इस एक्सपर्ट्स या कमेंटेटर्स सोक्रेटिस को नहीं बल्कि एरिस्टोटल को माइलस्टोन के तौर पर स्वीकार करते हैं। इसलिए उनका विभाजन प्री एरिस्टोटेलियन, एरिस्टोटेलियन और पोस्ट एरिस्टोटेलियन फिलॉसफी के रूप में आता है। खैर, हम सोक्रेटिस को माइलस्टोन के रूप में ले रहे हैं या एरिस्टोटल को माइलस्टोन के रूप में ले रहे हैं, इस विवाद में न पड़ते हुए हम अपनी सुविधा के अनुसार ग्रीक एंड मेडिवल फिलॉसफी को 3 अलग अलग खांचों में बांटेंगे। पहले को हम अर्ली ग्रीक फिलॉसफी कह करके बुलाएंगे, दूसरे को हम क्लासिकल फिलॉसफी कह करके बुलाएंगे और तीसरे को हम लेटर ग्रीक फिलॉसफी कह करके बुलाएंगे। इनफैक्ट आपको ये रुचिकर लगेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और आईआईटी में जब भी हम ग्रीक एंड मेडिवल फिलॉसफी का पेपर पढ़ते हैं तो हम इसको अर्ली ग्रीक फिलॉसफी ईजीपी, क्लासिकल फिलॉसफी सीपी एंड लेटर ग्रीक फिलॉसफी एलजीपी के नाम से जानते हैं। और हम उसी स्टैंडर्ड पैटर्न को अपने इस क्लास में भी फॉलो करने का प्रयास करेंगे। विद दिस, let's come to the first section, which is the pre-Socratic philosophy. हम इसको early Greek philosophy कह करके बुलाते हैं। Now, as we all know, about 6th century BC, the Greek cities of Ionia were the intellectual and cultural leaders of Greece and the #1 sea traders of the Mediterranean Miletus. आपको पता है, अगर आप कभी भी विश्व का मैप देखेंगे तो Greece is not a compact country like that of India. Rather, it is a combination of a lot of small islands taken together. वो छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह मात्र है और ये सारे के सारे द्वीप स्वयं में सांस्कृतिक, राजनैतिक, भौतिक और दार्शनिक रूप से स्वतंत्र और स्वायत्त यूनिट्स के रूप में काम किया करते थे, जिसमें हमारे पास मलेशिया है, आयोनिया है, एथेंस है, क्रेता है और वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हम जहां की बात कर रहे हैं वो आयोनिया की बात है या फिर मिलेटस सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। चूंकि ये सारे के सारे दार्शनिक आयोनिया से सिटी स्टेट में होते थे, इसलिए कई किताबों में आपको आयोनियन फिलोसफर्स कह करके लिखा होगा मिलेगा। चूंकि ये मेडिटेरानियन सी के आसपास होते थे तो कभी कभी हम इसको मेडिटेरानियन फिलोसफर्स कहकर भी बुलाते हैं। चूंकि पहली बार दर्शन का आरंभ हो रहा है तो कभी कभी हम इसे आयोनियन अवेकनिंग कहकर भी बुलाते हैं। आपके शॉर्ट नोट के लिए बिल्कुल पहला क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, आयोनियन अवेकनिंग से आप क्या समझते हैं, और कुछ विकल्प आपके पास होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए विच इज द स्पेसिफिक प्लेस फॉर द बर्थ ऑफ ग्रीक फिलोसफी, तो इसका उत्तर एथेंस नहीं होगा, स्पार्टा नहीं होगा, बल्कि आयोनिया होगा। यहां पे रहने वाले प्रमुख दार्शनिकों को हम लोग माइलेशियन थिंकर्स भी कह करके बुलाते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर क्षेत्र को हम माइलेशियन मिलेटस कह करके बुलाते थे। So we have the first group of Greek philosophers, और अगेन ये एक ट्रायड है, 3 लोगों का समूह है, और ये थे थेलीस, एनेक्सिमेंडर और एनेक्सिमेनीज। इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम पहले भी अपने फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं। Now their main concern was to come up with a cosmological theory purely based on natural phenomena.
तो ये वो चिंतक हैं जो ब्रह्मांड के प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन इसका उत्तर वो डेकार्ट स्पिनोजा की तरह मानसिक जगत में नहीं कर रहे, कांट की तरह समन्वयात्मक दर्शन में नहीं कर रहे, बल्कि सीधे सीधे तौर पर इसका उत्तर प्रकृति में पाने का प्रयास मात्र कर रहे हैं। Their approach is based sometimes on religious authority, sometimes dogma, sometimes myth, and sometimes superstition. But they all agreed on the notion that all things come from a single primal substance. कम से कम इतना तो वो मानते थे कि इन समस्त विविधताओं का स्रोत कुछ एक ही होगा, जिसको हम प्रथम द्रव्य या प्राथमिक द्रव्य कह करके बुलाते हैं। ये द्रव्य कोई मटेरियल सब्सटेंस, भौतिक पदार्थ हो, ये बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं। ये एक फिनोमिना, एक प्रिंसिपल, एक थ्योरी भी हो सकता है। तो थेलीस ने इसे जल माना, एनेक्सिमेंडर ने इसे अज्ञात नाम से कह करके बुलाया, इनफाइनाइट कहा, एपियरॉन कहा, और एनेक्सिमेनीस ने इसे वायु या एयर के रूप में स्वीकार किया। हम पाएंगे आगे की परिचर्चाओं में कि इस एज में हमें कुछ कुछ विज्ञान की और कुछ कुछ धर्म की भी झलक मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ वो बेबीलोन के साथ कांटेक्ट में आ रहे थे। बेबीलोनियन सिविलाइजेशन हिस्ट्री के स्टूडेंट्स जानते होंगे, सुमेरियन, कैल्डियन वगैरह वगैरह सिविलाइजेशन के साथ ये एक सभ्यता बनाती थी, जिसे हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कह करके बुलाते थे। और दूसरी तरफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो एक तरफ वो विज्ञान से प्रभावित हो रहे हैं और दूसरी तरफ इजिप्शियन रिलीजन से भी प्रभावित हो रहे हैं। इसके बाद हम पाइथागोरस की चर्चा करेंगे, जो कि मालेशियन स्कूल से प्रभावित था, लेकिन मालेशियन नहीं हुआ करता था। और पाइथागोरस वो दार्शनिक हैं जो पहली बार कॉन्क्रीट सब्सटेंस से एब्स्ट्रैक्ट सब्सटेंस में अल्टीमेट सब्सटेंस को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। पाइथागोरस वो दार्शनिक हैं जो मूर्त पदार्थ से अमूर्त पदार्थ या फिर संख्या के विचार में परम द्रव्य को खोजने का प्रयास कर रहे हैं, और इसके लिए उसी निगमनात्मक तर्क का प्रयोग कर रहे हैं जो कि आप पिछले वर्ष में पढ़ चुके हैं। और इसके बाद हम एटमिस्ट यानी कि अणुवादियों की बात करेंगे, जिसमें डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस प्रमुख हैं। इसके पश्चात हम एथेंस पे आएंगे। तो ये आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा कि जिस एथेंस के साथ हम क्लासिकल ग्रीक फिलॉसफी को जोड़ करके देखते हैं, पहले 100 सालों में एथेंस का नाम तक नहीं आता। बट द राइज ऑफ एथेंस कम्स विद द सोफिस्ट एंड नन अदर देन सोक्रेटिस। जैसा कि हमने पहले भी देखा, Sophists were the merchant philosophers somewhere around 5th century BC, यानी अब तक 100 साल बीत चुके हैं, तब सोफिस्ट आ रहे हैं। सोफिस्ट के प्रश्न पहले के प्रश्नों से कुछ अलग हुआ करते थे। हम पाते हैं कि सोफिस्ट प्राइमल सब्सटेंस के प्रश्न को नहीं उठा रहे, बल्कि सोफिस्ट के प्रश्नों की प्रकृति, उनका स्वभाव, उनका नेचर अब बदल चुका है। अब वो होमोमेंसुरा की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, रिटोरिक्स की बात करते हैं, आर्ट ऑफ डायलॉग एंड प्रेजेंटेशन की भी बात करते हैं। इनकी चर्चा हम लोग आने वाले डिस्कशंस में करेंगे। सो दिस इज अ मेन स्टेटमेंट हियर as given in W.T. Stace. Before the time of Socrates, philosophers' main concern had been the physical world and how to explain it naturally. However, Socrates set in motion a new approach by focusing entirely on moral and psychological questions. और सोक्रेटिस का इस तरह का नया अप्रोच उनके पास किसी और से नहीं बल्कि सोफिस्ट से आता है। तो जितने महत्वपूर्ण हमारे लिए सोक्रेटिस हैं, उतने ही महत्वपूर्ण हमारे लिए प्रोटेगोरस, फीडो, फिडरस, थिटिटस, कार्माइडिस, लैशिस जैसे सोफिस्ट भी रहेंगे, और इनकी बड़ी विस्तृत परिचर्चा
हम इस पेपर में करेंगे। Now, who were the sophists? हमने पहले भी देखा, the sophists were the people who used to sell their knowledge in return of something in the form of capital, in the form of money, or anything in the form of barter system. तो अपने ज्ञान के बदले में कुछ प्राप्त करना चाहते थे, बिल्कुल उस तरह जिस तरह से आज कोई प्रोफेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट का इंस्ट्रक्टर अपने नॉलेज को आपके सामने सेल करता है, बेचता है। और जैसा हम सबको पता है, इसने हमारे यूनानी दर्शन को दो अलग अलग खांचों में बांट दिया। पहला ट्रेडिशनल अप्रोच, जो ये मान के चलता है ज्ञान प्रदान करने की वस्तु है,